आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार पुनः हम BA द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप इससे पहले के वीडियो में देख चुके हैं कि हम गुप्तों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि कैसे गुप्तों का उदय हुआ, गुप्तों के उदय के समय राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी थी, गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहा गया है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है और वास्तव में हम श्रीगुप्त और घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम तक चर्चा कर चुके हैं। एक प्रश्न यहाँ से बनता भी है आपका कि चंद्रगुप्त प्रथम तक के शासकों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। तो ये प्रश्न हो चुका है। जो यह टॉपिक है गुप्त वंश, इसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है समुद्रगुप्त के बारे में, जिसमें दो प्रश्न हैं। तो मूल रूप से समुद्रगुप्त, लेकिन प्रश्नों को थोड़ा सा या कहा जाए कि अलग तरीके से आपके सामने रखा जाता है। इसमें एक पहला प्रश्न तो यह उठता है कि समुद्रगुप्त के सामरिक अभियानों पर चर्चा करिए। सामरिक अभियानों पर चर्चा करिए, तो हम उनके सारे अभियानों पर बात करेंगे। लेकिन कभी कभी आपको प्रतिबंधित कर दिया जाता है, इसे प्रतिबंधित कर दिया गया, आप पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि समुद्रगुप्त के उत्तरापथ विजय का वर्णन करिए या दक्षिणापथ विजय का वर्णन करिए। तो यहाँ पर क्या है कि हमें उत्तरापथ के बारे में एक सामान्य चर्चा तो करनी है, लेकिन हमारा जो मूल उत्तर है वह दक्षिणापथ के बारे में है। अगर आपसे पूछा गया है कि आप दक्षिणापथ अभियान पर चर्चा करिए, तो हमें पूरा का पूरा प्रश्न दक्षिणापथ अभियान के बारे में लिखना है। तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी आपसे यह प्रश्न उठे, आपके सामने प्रश्न पत्र में दिखे कि समुद्रगुप्त के अभियान, तो उनके सारे अभियानों पर आप चर्चा करिए। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे उत्तरापथ अभियान, तो उत्तरापथ के बारे में चर्चा करिए। आपसे पूछा जाए दक्षिणापथ अभियान, तो आप दक्षिणापथ के बारे में चर्चा करिए। आप इससे पहले हम जब बात करेंगे तो उत्तरापथ कहाँ से कहाँ तक है, हम उस पर भी आपसे बात करेंगे। दक्षिणापथ का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, उस पर भी आपसे बात होगी। यही नहीं, इनके अन्य विजयों के बारे में भी आपसे हम बात करेंगे। लेकिन जब भी कभी प्रश्न आप लिखें या प्रश्न का उत्तर लिखें आप, तो वहाँ सबसे पहले हमें स्रोत पर चर्चा करनी है। हम कई बार आपसे बात कर चुके हैं कि जब भी समुद्रगुप्त के बारे में हमें लिखना है तो समुद्रगुप्त से जुड़े हुए कुछ स्रोत के बारे में, साथ में कुछ समुद्रगुप्त के बारे में लिखना है। फिर उनके विजयों के बारे में चर्चा करनी है, अर्थात उनके अभियानों के बारे में, सामरिक अभियानों के बारे में चर्चा करनी है। फिर जब उन्होंने अभियान किए उसके बाद जो राज्यों पर उन्होंने विजय प्राप्त की, उनकी क्या नीतियाँ थीं, उन नीतियों पर चर्चा करनी है। और फिर हम निष्कर्ष लिखेंगे और हो सके तो भारत का एक मैप बना करके हम उनके जो भी अभियान हैं उसको भी दर्शाने का प्रयास करेंगे। और अगर ऐसा आप भी अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, निश्चित तौर पर आपको नंबर अधिक मिलेंगे औरों की तुलना में, क्योंकि आप यहाँ पर उनके अभियानों को सीधे सीधे मानचित्र में दर्शाएंगे और दर्शाए गए जो भी स्थल हैं उनका संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे। उस समय वहाँ पर कौन राजा थे, उनके साथ कैसी नीतियाँ अपनाई गई, इन सारे पहलुओं की चर्चा आप करेंगे। तो आज हम थोड़ा इनकी पृष्ठभूमि के बारे में बात कर रहे हैं कि हम अपने प्रश्नों को कैसे समझेंगे और उनका उत्तर हम कैसे लिखेंगे और लिखते वक्त हम कौन सी सावधानियां रखेंगे। जैसे अगर बात करें तो पहले नंबर पर हम बात कर रहे थे स्रोत के बारे में। किसके बारे में? स्रोत के बारे में आपसे बात हो रही थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने तो समुद्रगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो है समुद्र की प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रयाग, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। अगर ये प्रयाग प्रशस्ति ना प्राप्त हुई होती तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें कुछ भी जानकारियाँ प्राप्त ना होती। या कहिए कि समुद्रगुप्त के बारे में अगर सबसे अधिक जानकारी हमें कहीं से प्राप्त होती है तो वह है उनकी प्रयाग प्रशस्ति, जिनकी रचना हर्षेण ने की थी और यही इसी प्रयागराज में स्थित है। तो हम इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। इनमें कितनी पंक्तियां हैं, किस भाषा में लिखी गई हैं और इनमें कौन कौन सी पंक्तियों में उनके किस किस अभियानों की चर्चा की गई है, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
तो हम देख रहे हैं कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति कहीं न कहीं समुद्रगुप्त के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरे स्रोत के तौर पर अगर बात करें तो एरण का अभिलेख है। एरण का अभिलेख हमारे लिए वो भी महत्वपूर्ण है। एरण के अभिलेख के बारे में अगर हम देखें तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति के बाद, जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। और आप देख रहे हैं इस अभिलेख में ये जो एरण का क्षेत्र है उसे समुद्रगुप्त का भोग नगर कहा गया है। तो यह भी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टि से जब भी कभी आप कंपटीशन देंगे तो यह महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। तीसरा अगर देखें तो समुद्रगुप्त के हम सिक्कों पर बात करें, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर हम चर्चा कर रहे हैं और समुद्रगुप्त के सिक्के भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिससे कहीं न कहीं हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उन सिक्कों में हम गरुड़ प्रकार के सिक्कों पर भी आपसे बात करेंगे, धनुर्धारी प्रकार के सिक्कों पर बात करेंगे, परशुधारी किस प्रकार के सिक्के होते हैं उन पर भी बात होगी। अश्वमेघ प्रकार के सिक्के, जैसे अश्वमेघ प्रकार के सिक्के ये दर्शाते हैं कहीं न कहीं इसने अश्वमेघ यज्ञ किया था और अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। इसका मतलब है कि साम्राज्य विस्तार के निमित्त समुद्रगुप्त ने प्रयास ही नहीं किए बल्कि अपने प्रयास में सफल हुए और उनकी सफलता का यह प्रमाण उनके सिक्कों से हमें प्राप्त होता है। तो अश्वमेघ प्रकार के सिक्के भी महत्वपूर्ण हैं। व्याघ्र निहंता के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे सिक्कों के बारे में भी ये जानकारी हमें उपलब्ध करा रहे हैं। इसी प्रकार से बीड़ा वादन प्रकार के सिक्कों पर भी हमारी बात होगी और जो समुद्रगुप्त का कहा जाए कि जो संगीत और कला के प्रति उनका कैसी रुचि थी, क्या रुझान था, वो सब बातों का पता हमें उनके सिक्कों से ही नहीं अभिलेखों से भी पता चलेगा। जैसा कि प्रयागराज में उन्हें कविराज की उपाधि दी जाएगी प्रयाग प्रशस्ति में। तो इसी प्रकार से हम बात करेंगे स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में और प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्र लेख। ये सामान्य स्रोत है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण स्रोत की हम बात करें तो वो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। यह प्रश्न कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचनाकार कौन है। साथ में यह भी आपसे पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है, किस गुप्त शासक से संबंधित है। कभी कभी और गहराई में देखा जाए तो प्रयाग प्रशस्ति में जो बातें उल्लिखित की गई हैं उन बातों को भी कहीं न कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं प्रयाग प्रशस्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। एरण का अभिलेख, समुद्रगुप्त के सिक्के और सिक्कों में हम खास बात कर रहे हैं गरुड़ प्रकार के, धनुर्धारी, परशुधारी, अश्वमेघ, व्याघ्र निहंता, बीड़ा वादन। यह सिक्का भी आपसे कई बार पूछा गया है और यह सिक्का भी आपसे कई बार पूछा गया है कि अश्वमेघ प्रकार के सिक्के सबसे पहले किसने जारी कराए या बीड़ा वादन प्रकार के सिक्के किस गुप्त शासक से संबंधित हैं। साथ में यहाँ भी आपने भीतरी स्तंभ भीतरी लेख के बारे में भी देखा और साथ में प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र भी देखा आपने। तो इस तरीके से हम स्रोत पर बात कर रहे हैं और इन स्रोतों के माध्यम से हमें समुद्रगुप्त के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि हो सकता है भविष्य में कुछ और अभिलेख निकल करके आएँ और इससे भी अधिक जानकारियाँ समुद्रगुप्त के बारे में प्राप्त हो, लेकिन कम से कम जब भी हम लिख रहे हैं तो हमें इन स्रोतों को अपने उत्तर पुस्तिका में मेंशन करना चाहिए, जिससे आपका उत्तर सारगर्भित हो सके। ऐसा ना लगे कि आप जो लिख रहे हैं वह इतिहास नहीं बल्कि कहानी है। तो वास्तव में इतिहास साक्ष्यों से चलता है और जब हम साक्ष्य के माध्यम से अपना इतिहास लिखेंगे तो निश्चित तौर पर वह इतिहास बड़ा प्रमाणित होगा और इसके माध्यम से आपको नंबर भी अधिक मिलेंगे। जब भी अभी रिजल्ट आता है और कुछ बच्चे यह भी पूछते हैं कि हमारे नंबर नहीं मिल रहे हैं या हमको नंबर जितना हम लिखते हैं उतना नहीं मिलता, तो इससे पहले हम देखा जाए कई बार क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है अपनी लेखन शैली पर और प्रश्नानुसार उत्तर लिखना है। जैसे हमने इससे पहले भी आपसे बात की, अगर आपसे समुद्रगुप्त के सामरिक अभियान पर बात करें तो उसका उत्तर अलग होगा, लेकिन उत्तरापथ के बारे में बात करें तो उसका उत्तर अलग होगा। दक्षिणापथ अभियान के बारे में अगर बात करें तो उसका उत्तर अलग होगा और अगर उपलब्धियों के बारे में बात करें तो उसका उत्तर अलग होगा। तो जब भी हम बात करें तो प्रश्नानुसार
उत्तर की बात करें, और जब तक हम प्रश्नानुसार उत्तर नहीं लिखेंगे तब तक मुझे अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए और जब भी हम प्रश्नानुसार उत्तर लिखते भी हैं तो सबसे पहले जब हम एकेडमिक लेवल पर बात कर रहे हैं तो वो कहाँ से लिख रहे हैं, कैसे हमें कहा जाए कि उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई, तो उन स्रोतों को भी लिखना आपके लिए अनिवार्य है। इसलिए जब भी अपने उत्तर की शुरुआत करें तो कम से कम उन स्रोतों का जिक्र करें जिनका सहारा लेकर के आप उत्तर लेखन कर रहे हैं। तो आगे हम चलते हैं। बात हम समुद्रगुप्त के बारे में ही कर रहे हैं और कुछ समुद्रगुप्त के बारे में भी हम जान लेते हैं। समुद्रगुप्त के जैसे देखा जाए चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को राज प्रदान किया गया या राज्य प्रदान किया गया। किसके द्वारा किया गया, और कहा जाता है कि इसके बाद इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, ठीक है ना। और बहुत सारे विवाद भी इनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बात निश्चित मानिए कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवित रहते हुए उन्होंने अपना राज्य किसको दे दिया, समुद्रगुप्त को दे दिया। तो आप देख रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना, समुद्रगुप्त बना। और समुद्रगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह रहा कि उन्होंने गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया, जबकि चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का कार्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। और इन्होंने लगातार विजय की। इनके विजय को देखते हुए विंसेंट आर्थर स्मिथ महोदय ने इन्हें मतलब समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन कहा है। किसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा है, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा है कि समुद्रगुप्त क्या था, भारत का नेपोलियन। ये थोड़ी सी गलतियां भी हैं। आप देखिए नेपोलियन की तुलना में समुद्रगुप्त काफ़ी प्राचीन हैं, लेकिन जब भी हम इतिहास लिखते हैं और लगता है कि वर्तमान की पर्सनालिटी, चूँकि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम अतीत का पुनरावलोकन करते हैं, तो वहाँ उसी संदर्भ में देखा जाए कि इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह दिया। और यही नहीं, समुद्रगुप्त का एक नाम चंद्रप्रकाश भी मिलता है, जिसका उल्लेख वामन के काव्य अलंकार यानी काव्य अलंकार से भी हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और वहाँ पर समुद्रगुप्त का नाम क्या मिलता है, चंद्रप्रकाश मिलता है। इसी प्रकार हम देख रहे हैं प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को धर्म प्राचीर बंधु, धरण बंधु, बंध, पृथ्वी व्याम प्रतिरक्ष, ऐसे शब्दों से कहीं न कहीं सम्मानित किया गया है। और आप देख रहे हैं ऐसी उपाधियां उन्हें दी गई है जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो अर्थ निकलता है। तो आप देख रहे हैं प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के लिए विभिन्न शब्द लिखे गए हैं या विभिन्न शब्दों से सम्मानित किया गया है, विभिन्न प्रकार की उपाधियां उनको दी गई है और हर उपाधियों का अपना एक अर्थ है। कभी कभी यह भी प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जब भी हम समुद्रगुप्त के बारे में लिख रहे हैं तो हम हो सके तो इन उपाधियों का भी हम प्रयोग करें। समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में कविराज कहा गया है, कवियों का सागर कहा गया है। तो आप देख रहे हैं कविराज की उपाधि भी समुद्रगुप्त ने धारण की थी। लिच्छवी दौहित्र, शुरू में भी हमने बताया था कि कैसे बड़ा विवाद भी रहा इससे। लिच्छवी दौहित्र के नाम से किसे जाना जाता है, समुद्रगुप्त को जाना जाता है। और आप देख रहे हैं परम भट्टारक भी, परम भट्टारक पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता भी इन्हें कहा गया है। इनकी तुलना देवता से की गई है। यह भी पूछा जाए कि गुप्त वंश का वो कौन सा शासक है जिसकी तुलना देवता से की गई है, तो आप बताएंगे समुद्रगुप्त। कुबेर के समान धनी भी इन्हें कहा गया है, वरुण के समान दानी इन्हें बताया गया है, इंद्र के समान इन्हें वीर बताया गया है और यम के समान दंडकर्ता बताया गया है, दंडकर्ता बताया गया है। और यही नहीं, लाखों गायों को दान करने वाला भी बताया गया है। तो जब भी हम शुरुआत कर रहे हैं तो जहां हम ये बात बता रहे हैं कि समुद्रगुप्त के बारे में हम उत्तर लिखने जा रहे हैं, तो कम से कम हम
30 से 40 शब्दों में हम समुद्रगुप्त पर चर्चा करेंगे और ये आप शब्द देख रहे हैं, कहीं न कहीं इन्हें हम पैराग्राफ का रूप देंगे और इसके बाद जो चर्चा होगी उनके स्रोत पर होगी। तो इस तरह से हम लगभग 60 से 70 शब्द जो हमारा प्रस्तुतिकरण होगा या कहिए प्रस्तावना होगा, हम उस पर सबसे ज़्यादा जोर देंगे, जिससे हमारा एक शुरुआत का पैराग्राफ तैयार होगा जिसमें हम समुद्रगुप्त के बारे में जानेंगे। और इस दौरान हम यही नहीं बल्कि इनके माता पिता का क्या नाम था ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे, किसने इन्हें राज्य प्रदान किया। जैसा कि आपने देखा ही कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा समुद्रगुप्त को राज्य प्रदान किया गया। बहुत सारे विद्वानों ने इनकी उपलब्धि या उनके कार्यों को देखते हुए या इनके अभिलेखों में इन्हें किन किन नामों से अभिहित किया है या किसके नाम का उल्लेख है, हम उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। और इसके बाद स्रोत पर चर्चा होगी कि इनके बारे में हमें निम्नलिखित स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हमारा कम से कम पहला पैराग्राफ होना चाहिए, जो कि बहुत बेहतर और लग रहा है कि ज़्यादा कुछ शब्द इनके बारे में मिल रहे हैं, तो इसे हम 2 पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को राज प्रदान किया गया, ये भी महत्वपूर्ण है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, यह भी महत्वपूर्ण है। और आप देख रहे हैं जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो, ऐसी उपाधियां किस गुप्त शासक के लिए दी गई हैं, तो समुद्रगुप्त के लिए दी गई हैं, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और यही नहीं, कविराज के नाम से गुप्त वंश का वो कौन शासक है जिसे संबोधित किया गया है, जिसने कविराज की उपाधि धारण की है, तो यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लिच्छविद्वहित्र किसे कहा गया है, और साथ में वो कौन से शासक है जिन्हें कुबेर के समान धनी, इंद्र के समान वीर, लाखों गायों का दान करने वाला बताया गया है। तो ऐसा अगर हम लिखते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे हम चलते हैं और हम बात कर रहे हैं विजय के बारे में। जैसा इस पर हम आपसे आगे चर्चा करेंगे विजय के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजय के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और जब हम प्रयाग प्रशस्ति का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने उत्तरापथ की विजय प्राप्त की, दक्षिणापथ की विजय प्राप्त की, सीमावर्ती विजय प्राप्त की, आटविक जंगली राज्यों पर विजय प्राप्त की है, और यही नहीं विदेशी राज्यों पर भी विजय प्राप्त की है। तो यहाँ पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि उत्तरापथ के विजय की चर्चा प्रयाग प्रशस्ति के किन किन पंक्तियों में हमें प्राप्त होती है और वो कौन कौन से शासक थे, हम उन पर भी बात करेंगे। और यही नहीं, दक्षिणापथ की विजय का क्या क्रम था, वो शासक कहाँ के रहे होंगे, विद्वानों ने उन शासकों को कहाँ से संबंधित माना है, उन सारे पहलुओं पर बात होगी। फिर सीमावर्ती विजयों पर भी चर्चा होगी और कुछ जंगली राज्यों पर बात होगी। और साथ में यह भी चर्चा होगी कि ये जंगली जो राज्य थे ये समुद्रगुप्त के प्रति निष्ठावान थे, लेकिन फिर भी इन पर समुद्रगुप्त ने विजय क्यों की, उसके क्या कारण थे, उन सारे पहलुओं पर बात होगी। और यही नहीं, विदेशी राज्यों पर भी चर्चा होगी। वो कौन कौन से विदेशी राज्य हैं जो लंबे अरसे से चले आ रहे थे, समुद्रगुप्त के समय में भी थे, और समुद्रगुप्त ने कैसे उनको पराजित किया और उनके साथ कौन सी नीतियाँ अपनाई, उन सारे पहलुओं पर बात होगी मैपिंग के साथ में। ठीक इसी प्रकार हम आगे अगर हम देखें तो हमने बताया था आपसे कि नीतियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं और हम नीतियों पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना, नीतियों में हम देखेंगे कि जहां पर इनका प्रत्यक्ष शासन था, जिससे लगता था कि ये प्रत्यक्ष तरीके पर वहां पर शासन कर सकते हैं, जहां पर लागत कम है और कहीं न कहीं लाभ ज़्यादा है, यही नहीं जो इनके प्रत्यक्ष नियंत्रण से संचालित हो सके, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, वहाँ पर इन्होंने अलग नीतियों का पालन किया। दूरस्थ क्षेत्रों में इन्होंने अलग नीतियाँ अपनाई, जंगली राज्यों के साथ इन्होंने अलग नीतियाँ अपनाई, विदेशी राज्यों के साथ अलग नीतियाँ अपनाई, और सीमावर्ती राज्यों के साथ इन्होंने अलग नीतियाँ अपनाई। तो वो कौन कौन सी नीतियाँ थी, तो हम ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह के अलावा अन्य नीतियों पर भी आपसे बात करेंगे। ये नीतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये नीतियाँ न केवल गुप्त काल या गुप्त शासकों के समय उनके साम्राज्य में प्रभावी थी, बल्कि वर्तमान समय में भी हमें देखने को मिलती हैं। वर्तमान समय का मतलब है कि कुछ नीतियाँ ऐसी हैं जो हम सीमावर्ती राज्यों के साथ आज भी हम देखते हैं, अगर उसको हम स्थान देते हैं तो काफ़ी सफल भी रहते हैं, और अन्य नीतियाँ अपने समय के साथ प्रासंगिक थी, लेकिन कुछ वर्तमान समय में नहीं भी हैं। तो नीतियाँ
नीतियों की हम चर्चा करेंगे और फिर आगे हम निष्कर्ष की बात करेंगे। निष्कर्ष भी हमारा 40 से 50 शब्दों का होना चाहिए और जिस अभियान के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम लिखते हुए कहीं न कहीं उसका परिणाम क्या निकला और उस परिणाम से उनकी शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा और कैसे वह साम्राज्य मजबूत हुआ, आने वाले शासकों के लिए कैसे वो स्थिरता और स्थायित्व प्रदान किया, इन सारे पहलुओं पर आपसे बात होगी निष्कर्ष पे। और इस तरीके से हमारा जो उत्तर होगा वो कंप्लीट माना जाएगा। तो एक बार पुनः हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ 3 प्रकार का प्रश्न महत्वपूर्ण है जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसमें पहला प्रश्न बन सकता है समुद्रगुप्त के सामरिक अभियानों पर चर्चा करें। दूसरा, समुद्रगुप्त के उत्तरापथ अभियानों पर बात करें या चर्चा करें। तीसरा प्रश्न है उनके दक्षिणापथ अभियानों पर चर्चा करें या उनके, और अगर हो सकता है इसके अलावा भी कोई प्रश्न बने तो उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर। अगर हम उस पर ध्यान देते हैं तो यहीं से सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। तो आगे हम प्रयास करेंगे प्रयाग प्रशस्ति पर चर्चा करते हुए हम उनके अभियानों पर, जिनमें अभियानों के अंतर्गत उत्तरापथ, दक्षिणापथ, सीमावर्ती, आटविक और यही नहीं हम विदेशी राज्यों पर विजयों की चर्चा करते हुए उनकी नीतियों पर बात करेंगे। फिर हम निष्कर्ष पर बात करेंगे आपसे और निष्कर्ष लिखवाते हुए या बताते हुए हम इस प्रश्न को समाप्त करेंगे। तो जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।